बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं संविधान दिवस के इस पावन अवसर पर, जो कि अभी 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के संविधान की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने इस पूरे विश्व के सबसे अच्छे संविधान को देने का काम हमारे भारतवर्ष को किया। इसके लिए हम उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है, उनके विचारों को हमारे समाज में उतारने का काम करता है, तो आप शिक्षक समाज है। क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था कि हमारा भारत शिक्षित हो, हमारा हर बच्चा शिक्षित हो, उसमें सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी महती भूमिका अगर किसी की है तो वो शिक्षक समाज की है। इसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। हमारी SC ST टीचर्स फेडरेशन दिल्ली की तरफ से आप सबके बीच ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूरी फेडरेशन का, हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र चौधरी जी, राजीव मेहरा जी, हेजंत भाई, शंकर जी, इन सभी का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि इन सब ने मुझे यहाँ पर निमंत्रण देकर बुलाया और आप सबके बीच आने का मौका दिया और रूबरू होने का अवसर मिला। हमारे बीच में मेरे खुद के शिक्षक जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आदरणीय श्री राम प्रकाश जी बैठे हैं। मैं विशेष तौर से उनको नमन करता हूं, क्योंकि मैं जो पढ़ा करता मेरे टीचर रहे और इन्हीं की शिक्षा का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर पहुँचा। तो मैं आदरणीय राम प्रकाश जी से निवेदन करूँगा वो कृपया मंच पर आ जाएं, क्योंकि देखिए शिक्षक एक समाज का निर्माण करता है। हमारे बीच में मेरे फादर इन लॉ भी बैठे, श्री किशन गौड़ जी, महावीर जी, बहुत सारे ऐसे शिक्षक बैठे जिन्हें मैं बाई नेम और बाई फेस जानता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए, लेकिन टीचर्स ने जो शिक्षा दी, एजुकेशन दी, उसका बड़ा परिणाम रहा कि मैं आज आप सबके बीच इस पद पर हूँ। मैं आदरणीय गुरु जी का स्वागत करूँगा। जोरदार तालियां। जो SC ST टीचर फेडरेशन है, आप सब शिक्षकों की जो लड़ाई सिविक सेंटर में लड़ने का काम करती है, हेडक्वार्टर में लड़ती है, जोन में लड़ती है, आप सबकी समस्याएं जोनल के अधिकारियों से लेकर हमारे हेडक्वार्टर के अधिकारी तक पहुंचाती है। इसके लिए मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि ये हम सब के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कभी नेता के पास जाते हैं, कभी अधिकारी के पास जाते हैं और निस्वार्थ भाव से जाते हैं। मैं डिप्टी मेयर बना तो मुझे याद है कि इनकी पूरी टीम सुरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में मेरे पास आई। इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और अपनी समस्याओं से मुझे अवगत कराने का काम किया। उसके लिए हम जल्दी, अभी जय सुरेंद्र चौधरी जी हमें बता रहे थे कि शिक्षक समाज के साथ कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत आती है, और उन्होंने बताया कि मेरी धर्मपत्नी भी टीचर है, तो जी मैं भी थोड़ा बहुत रूबरू हूँ कि कहाँ कहाँ समस्याएं आती है। तो निश्चिंत आप रहिएगा कि देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 15 साल दूसरे दल की सरकार रही, अभी 2 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आप सबके आशीर्वाद और सहयोग के लिए आई है। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी आने वाले समय में जैसा सैलरी का इशू सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन मुझे याद है पिछले 5 वर्ष जब मैं विपक्ष में निगम में सदस्य के तौर पर था, तो तकरीबन हर 2 महीने बाद कभी गेट नंबर 5 पर टेंट लग जाता था, कभी गेट नंबर 3 पर टेंट लग जाता था, कभी सुरेंद्र चौधरी जी मंच का संचालन कर रहे होते थे, कभी कोई और कर रहा होता था। किस बात के लिए? तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए, तनख्वाह चाहिए, यही होता था। हमारे टीचर्स जो हमारे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, उनको भारत के निर्माण में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको अपनी तनख्वाह के लिए अगर सड़कों पर बैठना पड़ता तो मुझे बड़ा दुख होता था। हम अपने नेताओं से कहते थे कि ये स्थिति सही नहीं है, लेकिन क्या सुधार हो सकता था, क्योंकि सरकार दूसरी थी। मुझे याद है एक बार तो शिक्षक समाज ने काफी लंबा धरना दिया था और सर्दी का टाइम था, तो रात को आप सब लोग रजाई में भी वहां पर उपस्थित होते थे। तो मैं उन सभी आंदोलन के साथियों को नमन करता हूं कि उन्होंने केवल अपने लिए आवाज नहीं उठाई, बल्कि पूरे समाज के लिए उठाने का काम करते थे। तो ऐसे शिक्षक समाज को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। अगर आज हम जगह जगह देखते हैं कि भारत निर्माण, नव भारत निर्माण, अगर सही में कोई भारत निर्माण का शिल्पकार है
तो वो शिक्षक समाज है, क्योंकि वो उन बच्चों को पढ़ाने का काम करता है जो कि भारत का आगे ले जाने का काम करेंगे। और आप जिस स्कूलों में पढ़ाते हो, देखिए आप सब एमसीडी के टीचर है। प्राय दिल्ली में माना जाता है कि एमसीडी के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब के बच्चे होते हैं, और होता भी ऐसे है। हम सब भी प्रवासी थे, मेरे पिताजी हरियाणा से दिल्ली में आए थे, तो हम सब ने गरीबी को भी बड़ा नजदीकी से देखा है, और मैं खुद किराड़ी के एमसीडी के स्कूल में मैं पढ़ा हूं। तो ये माना जाता है कि गरीब का बच्चा एमसीडी स्कूल में पढ़ता है। उस गरीब के बच्चे की आप सब मदद करते हो, उसको पढ़ाने में सहायक होते हो, तो ये अपने आप में एक पुण्य का काम आप सब करते हो। इस पुण्य के भागीदार आप बनते हो। जितनी मेहनत और कर्मठता से आप संसाधनों की बहुत कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगनशीलता से उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हो, जिनके माँ बाप अपने बच्चे आपके भरोसे छोड़कर मजदूरी करने जाते हैं कि अब हमारे बच्चों का ख्याल हमारे स्कूल के टीचर रखेंगे। तो मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि आप ऐसे ही अपने काम में आगे बढ़ते रहिए, और जो समस्याएं आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी ने आप सबकी बताई हैं, वो समस्याएं आपकी नहीं है, वो अब हमारी समस्याएं हैं। उनको दूर करने का बीड़ा हम उठाएंगे और एक एक समस्या को दूर करेंगे आने वाले समय में। अभी हम सबको शपथ लिए हुए 1 सप्ताह हुआ है, मेरे डिप्टी मेयर को अधिकारियों से मीटिंगें चल रही हैं, और अच्छी बात है कि हम जिस दल से संबंध रखते हैं, जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, उनका मैनिफेस्टो, उनकी विचारधारा शिक्षा के लिए बहुत अग्रसर है। पूरे देश में अगर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पूरी सरकार का बजट का 25% हिस्सा कोई सरकार देती है, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार देती है, केजरीवाल जी के नेतृत्व में बैठी हुई सरकार देती है। हम उसी मॉडल को लागू करने का काम एमसीडी के स्कूलों में करेंगे। देखिए, हमारा सरकार का और हम सबका ध्येय एक ही है कि देखिए, सरकारें उनके लिए होती हैं जिनको भगवान ने कम दिया होता है। जिनके पास अवसर कम होते हैं, वो लोग कौन होते हैं? वो लोग गरीब लोग होते हैं। वो पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी कारण से कमजोर रह जाते हैं। मूल रूप से सरकारें, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। तो उसी लाभ को देने का काम दिल्ली में बैठी केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, और निगम में भी अब केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में सरकार चल रही है। तो आप सबको मैं निश्चिंत करता हूं, इस मंच के माध्यम से जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। मैं सुरेंद्र चौधरी जी और पूरी फेडरेशन को विश्वास दिलाता हूं कि आज मेरा 2 सेकंड फ्लोर पर कमरा है जी सिविक सेंटर में, वो मेरा कमरा नहीं, वो आप सबका कमरा है, आपकी पूरी फेडरेशन का कमरा है। आप जब मर्जी आओ, जिस मर्जी अधिकारी को वहां पर बुलाओ और जिस मर्जी आप काम करवाओ, वो आपके लिए है। तो मैं इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। और हमारे सिविक सेंटर हेडक्वार्टर से भी हमारे स्कूल इंस्पेक्टर साहब दिनेश राम जी आए, बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में सिविक सेंटर है, हम लोग इनसे मिलते रहते हैं और बड़ा लगाव रखते हैं हम लोगों से। कोई भी हमारे पास छोटा मोटा कार्य होता है तो हम बोलते हैं दिनेश राम जी को, तुरंत वो हो जाता है। देखिए, हमें अधिकारियों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल विंग और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग मिलकर हम सब आपकी समस्याएं सुलझाएंगे। ये विश्वास मैं इस मंच के माध्यम से दिलाता हूं, और पुनः बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं कि आज उनके संविधान की बदौलत आज ये देश आगे बढ़ रहा है। इस देश में अनेकों तरह की तानाशाही ताकतें समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन उनके संविधान की ताकत उन तानाशाही ताकतों को चकनाचूर कर देती है। ऐसे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक जो है पुरानी पेंशन योजना, आज एक एमएलए बनता है या एमपी बनता है, 2 महीने का एमएलए एमपी, जिंदगी भर की पेंशन। द्वारा प्रदत्त हमें जो भी अधिकार हैं या जो हमारे कर्तव्य हैं, ये मेन टॉपिक रहेगा। उसके साथ साथ बेशक से हम देश की राजधानी दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हमारे समाज के लोगों के साथ पक्षपात किया जाता है, वो अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। हर रात हर साल हम संविधान दिवस मना लेते हैं, अम्बेडकर जयंती मना लेते हैं, लेकिन रिजल्ट 0 निकलता है। हमारा समाज एकतर नहीं हो पाता है। तो हमें एकतर होने की ज़रूरत है और अपने अधिकारों को पाने की ज़रूरत है। सरकारी कर्मचारी जो बेचारा 60 साल तक अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय सरकार को देता है और उसकी जो है पेंशन नहीं। कैशलेस मेडिकल स्कीम जो कि सभी डिपार्टमेंट्स में लागू है कि जब एक सरकारी कर्मचारी
सरकार का काम करता है तो उसको और उसके पूरे परिवार को मेडिकल फैसिलिटी कैशलेस मिलनी चाहिए। इसके लिए हम आज फैसला करेंगे कि भाई उसको कैसे हम हासिल करें, उसकी कैसी रूपरेखा तैयार हो। तो इन्हीं सभी टॉपिकों पर ये मुख्य एजेंडे हैं आज के इस कार्यक्रम के। हमारे जितने भी वक्ता हैं इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। स्वागत करें एजेंट स्थापित हो, मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये संस्था जो है थोड़ा सा कुछ काम करे। अगर आपकी ऑल इंडिया की संस्था है तो कम से कम इंडिया के अंदर 100 लोग इकट्ठे कर लो, और ऐसे 100 लोग जो 10 लाख रुपए दे सकें। मिल जाएंगे आसानी से, हमारे देश में 100 लोगों की कोई कमी नहीं है, 100 लोग मिल जाएंगे बहुत आसानी से। और 10 लाख रुपए दे वो तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 करोड़। ये जो 10 करोड़ हमारे पास होगा, इस पैसे का इस्तेमाल करेगा। हमारे कहीं अत्याचार हो रहा है हमारे लोगों पर, उनको कोई FIR उनकी दर्ज नहीं कर रहा, कोर्ट के अंदर कोई उनको वकील नहीं मिल पा रहा, मर्डर हो रहा, अगर परिवार को संभालने वाला कोई नहीं रहा, वहाँ इमदाद करो। उस पैसे का इस्तेमाल 10 करोड़ का वहाँ करो, 10 करोड़ से स्टार्ट करो। और मैंने कहा सबसे पहले मैं 10 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने उन लोगों को ये बोला, भाई मेरा नाम लिख लो, आप जो है कमेटी बना लो पैगाम की, और सबसे पहले मेरा नाम लिख लो। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, बहुत लोग मेरे से ज़्यादा पैसे वाले बैठे हुए थे। एक भी बंदे ने ये नहीं कहा, कम से कम जो है राम जी कितने लोग हैं वहाँ? 200-300 लोग हो गए, हाँ 500 लोग, 500 लोग थे वहाँ पर। और मैं जानता हूँ मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे वाले, को ज़्यादा पैसे वाली बात नहीं, मन की बात है। एक बंदे ने ये नहीं कहा कि भाई साहब 10 लाख मेरे भी लिखवा लो। और आज तक ना पैगाम वाला ने मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही या बहुत गलत बात, कुछ बताओ भाई आप गलत कह रहे हो सही कह रहे हो, कुछ नहीं। तो भाषणबाजी का काम हो रहा है। साथियों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काम करो समाज के लिए। अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, 2 रुपये 4 रुपये कुछ समाज के लिए भी दे दो। अगर हम खुद ही भूखे नंगे, हमारा खुद काम नहीं चल रहा, फिर अलग बात है। लेकिन समर्थ लोग हैं, बहुत समर्थ लोग हैं, काम करो, कुछ पे बैक टू सोसाइटी करो। संविधान ने हमें इतना दिया, बाबा साहब ने हमें इतना दिया, कुछ तो करो, पे बैक टू सोसाइटी करो। तो टीचर्स लोग जो हैं वो सबसे बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि यूथ है हमारा, उसको समझाएं, समाज में अच्छी बात हो जाए, पर खुद अच्छा बनना पड़ेगा पहले। अगर मैं बेकार हूँ, भाषण ही दे रहा हूँ, तो मेरी बात कौन सुनने का? काम करो, काम से पहचान बनेगी तो दूसरे लोग आपके पास सुनने के लिए तैयार भी होंगे। तो मैं समझता हूँ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आपने शांति से बात सुनी। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बोलेंगे जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारी संविधान की प्रेम्बल में लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। जैसा कि कहा गया है, हमारे संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े विस्तार से दुनिया के कई देशों के संविधान को अध्ययन करने के बाद ये संविधान तैयार किया। ये दुनिया का सबसे बृहद, लचीला और बहुत विस्तृत संविधान है। इसकी मूल भावना हम भारत के लोग, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा हम कृष्ण के लोग, हम राम के लोग, हम सीता के लोग, हम राम के लोग, ये कहीं नहीं लिखा। हम भारत के लोग, ना कोई मुसलमान, ना हिंदू, ना कोई ईसाई, ना कोई जातियाँ। हम इस फेडरेशन के माध्यम से बताना चाहेंगे आप सभी को
कि जो फेडरेशन SC/ST जो वर्ड निकल के आया SC/ST, ये संविधान से निकल के आया। आज भी हम टुकड़ों में हैं, विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। हम SC के लोग ही आपस में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये संगठित नहीं हो सकते। और इनकी नीयत, एक बार मैं सुन रहा था पासवान को, नीति तो है, नियत नहीं है। संविधान तो है, नीति है, रूल है, नियम है, पर कुछ देने की नीयत नहीं है इनकी। तो नीयत नहीं है इनकी। तो साथियों, सिनेरियो आप सब देख रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। कुछ आप लोगों से छुपा नहीं है। बाबा साहब ने संविधान अधिकारों की बात कही है, मौलिक अधिकारों की बात कही है, कर्तव्यों की बात कही है, संवैधानिक उपचारों की बात कही है। एक बहुत बड़ी बात कही है, वोट की ताकत, वयस्क मताधिकार। मैं बताना चाहूँगा, ये वयस्क मताधिकार है सबसे ताकतवर है, जो राजा बनाने की ताकत रखता है, महापौर बनाने की ताकत रखता है, PM बनाने की ताकत रखता है, MP बनाने की ताकत रखता है। तो इस वोट का पूरी तरह से उपयोग करें, समझ से करें, अपने हित में करें। बहुत कुछ हो रहा है, आप सभी समझते हैं, बताने मंच से कहने वाली बातें नहीं है। जो वोट का अधिकार दिया गया है, तो बाबा साहब ने जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और तभी से हम 26 जनवरी, बहुत लोगों को पता नहीं है 26 जनवरी को हम नेशनल फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि हम क्यों मनाते हैं, कि हम उस दिन पूर्ण स्वतंत्र हुए थे। उस दिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी, अपने राजा, अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला था। तो बाबा साहब ने कहा था, आज हमने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अब किसी गरीब के घर से भी राजा पैदा होगा, किसी गली से भी होगा, किसी कूचे से होगा, सभी धर्म से होगा, सभी जातियों से होगा। आप देख रहे हैं, हम एक बार कामधेनु में टीचर थे, तो भूपेंद्र जी और उनकी मैडम, जो राखी मैडम है हमारी MLA, तो उनकी मम्मी वगैरह हमारे साथ थी वहाँ, और भूपेंद्र जी उनके फादर हमारे साथ बैठते थे। और जब वो पहले मिनिस्टर बनी, हम लोग गए, तो ये करिश्मा किसका था? मैं कहूँगा ये करिश्मा बाबा साहब का था, संविधान का था। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता और जीत के नहीं आते, तो और आप सबकी ताकत थी। साथियों, राजनीति में सब कुछ जन शक्ति के द्वारा। मैं एज ए फेडरेशन अध्यक्ष इस सम्मेलन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूरे फेडरेशन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपने अपने कीमती समय में से, इलेक्शन दिल्ली में लगभग शुरू हो चुका है, फिर भी आपने टाइम निकाला, उसके लिए हार्दिक आभार। सर, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ये जो आपके सामने शिक्षक बैठे हैं, ये यूँ मानिए कि सबसे मेहनती। पहले थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में बता दूं, हमारे डिप्टी मेयर साहब भी हमारे निगम स्कूल से पढ़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी तरह ही कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर भी रहे हैं, तो हमारी समस्याओं के बारे में इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। और भाई साहब की जो मिसिज है वीनस मैम, वो भी अपने रोहिणी जोन में ही टीचर हैं। तो समस्याएं भी घर में हैं
और समस्याओं का समाधान भी घर में है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि विनस बहन समस्याएं बताएंगी और मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, मैं बता रहा था कि निगम स्कूलों में सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई करवाता है तो मेरे समाज के सामने बैठे हुए टीचर करवाते हैं। अभी आपने पदभार संभाला है, विजिट भी होंगी स्कूलों में, राउंड पे भी जाओगे आप। अगर क्लास में बैठा पढ़ाता हुआ कोई टीचर मिलेगा तो मेरे समाज का टीचर मिलेगा आपको। फिर भी अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तो मेरे समाज का टीचर प्रताड़ित किया जाता है, और वो भी सिर्फ जाति विशेष के भेदभाव से। मेमो इश्यू होते हैं हमारे टीचर्स के होते हैं। ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, मैं 50 नाम गिना सकता हूँ, सीसीएल के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। कुछ लोगों की जो चमचागिरी करते हैं, ऑफिस में अधिकारियों के तलवे चाटते हैं या अधिकारियों की गाड़ी चलाते हैं, उनके ड्राइवर रहते हैं, उनके काम धड़ल्ले से हो जाते हैं। परंतु दुख जब होता है जब मेरे भाई बहन ऑफिस में काम के लिए धक्के खाते हैं और क्लर्क भी उनको ढंग से हैंडल नहीं करते। तो थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट आपसे कि इस मामले को थोड़ा सा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएं, और जो मेरे समाज का टीचर परेशान घूम रहा है, यहाँ से तो हम देख लेंगे, यहाँ से तो पूरी टीम लगी हुई है फेडरेशन की, मेरे शिक्षक भाई बहन हमारे साथ हैं। बाकी उच्च अधिकारियों तक आप थोड़ी सी लगाम लगाएं, और नेसेसरी, मैं ये नहीं कहता इन्हीं का, कोई भी शिक्षक भाई बहन वो किसी समाज से हो, पर्टिकुलर मैं किसी जाति विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए जो नीडी है, जिस बहन को सीसीएल की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका बच्चा बीमार है, पढ़ाई की है, सास ससुर बीमार है, घर में व्यवस्था बनानी है, उनको ढंग से सीसीएल मिल जाए। सबसे ज़्यादा समस्या मेरी बहनों के साथ सीसीएल की रहती है मोस्टली। तो कुछ उच्च अधिकारियों को डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग करके, कमिश्नर सर के साथ मीटिंग करके कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। फिर बात आती है, चलो आपकी सरकार बनने के बाद जैसे ही एमसीडी में आपकी सरकार आई है, मैं पूरे फेडरेशन की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सैलरी के मुद्दे लगभग सुलझ गए हैं। एक बार तालियों के साथ डिप्टी मेयर साहब का, सरकार का थैंक यू। बट बकाया जो है मोटा मोटा अगर हम माने तो 2012 के बाद का बकाया नहीं मिला अभी तक। हर एक टीचर जो आपके सामने बैठा है उसका 4 से 5 लाख रुपए बकाया है। तो व्यवस्था तो आपने करनी है, पैसा कहां से आएगा वो तो हम नहीं जानते। पैसा तो सरकार ही ले आएगी, कहीं से ले आओ। तनख्वाह का जुगाड़ हुआ है तो बकाये का भी जुगाड़ होगा कहीं ना कहीं से। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि डिप्टी मेयर साहब हमारी ये बात ऊपर सरकार तक पहुंचाएंगे, और जहां तक हमें आश्वासन दिया गया है दिसंबर तक लगभग मोटा मोटा आपका बकाया निपट जाएगा। साथियों, जो समस्याएं अब हम झेल रहे हैं स्कूलों में, वो डिप्टी मेयर साहब हमारे से कई साल पहले निगम प्रशासन में एज ए कॉन्ट्रैक्ट टीचर आके देख चुके हैं। बहन जी भी उन्हें घर जाके बताती हैं, और कुछ डिमांड्स हैं वो हम पहले भी मिल के आए थे 3-4 दिन पहले मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब से। तो इन्होंने बताया था कि सुरेंद्र भाई, राजीव भाई, पूरी फेडरेशन की कार्यकारिणी थी, पूरा आश्वासन दिया था कि फेडरेशन के साथ हैं डिप्टी मेयर साहब, इनसे जो बन पड़ेगा उससे बेहतर करेंगे। तो उस आश्वासन के लिए भी पूरी फेडरेशन की तरफ से मैं डिप्टी मेयर साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आप यहां आए, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे चरणों में करूं कविताई, ओ पूरी हो गई गमों की रात रे, हुई जीवन में नई प्रभात रे बाबा अम्बेडकर के साथ रे,
हम हैं भारत की सौगात रे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि को निकाल बाहर किया और अपने चित्त को परिशुद्ध कर लिया। आदरणीय संघ, वैसे तो बाबा साहेब के लोगों का कोई भी कार्यक्रम भगवान बुद्ध की प्रतिमा के बगैर नहीं होना चाहिए। अगर हम वास्तव में बाबा साहेब का सम्मान करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में बाबा साहेब के द्वारा हमारे लिए उत्पन्न किए गए अधिकारों का सम्मान करना चाहते हैं, उनके प्रति किसी भी प्रकार से कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बाबा साहेब का जीवन हमारे समस्याओं को उनका इलाज करने के लिए ही था। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं थीं, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, हालांकि अब हमारे जीवन में उस तरह की समस्याएं नहीं रह गई, लेकिन फिर भी आज समस्याएं तो हैं ही। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं 26 नवंबर को, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया भारत के संविधान के दिन के रूप में जिस दिन को जानती है वो 26 जनवरी है। 26 जनवरी को बाबा साहेब का नाम भी नहीं लिया जाता, बाबा साहेब की चर्चा भी नहीं होती है। और 26 नवंबर को अगर हम संविधान दिवस मनाते हैं बहुजन समाज के लोग, तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम बाबा साहेब के विचारों पर चलकर अपना उद्धार करें, उनको इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं है। 26 नवंबर आपके लिए, आप मनाते रहिए, लेकिन 26 जनवरी उनके लिए है। इंटरनेशनल लेवल पर वो बाबा साहेब का नाम नहीं लेंगे, बाबा साहेब की बात नहीं करेंगे। तो इन बातों को बाबा साहेब के अनुयायियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। फिर बाबा साहेब का वह मार्ग क्या था जो उन्होंने हमारे लिए प्रशस्त किया, जिस पर चलकर हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 30 सितंबर 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने SC/ST फेडरेशन को भंग कर दिया, SC/ST फेडरेशन को भंग कर दिया। और 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। 13 अक्टूबर सन 1935 को उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर दिया था कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता, बल्कि अपने विकास को अवरुद्ध कर सकता है। तो इसीलिए इस बात को जानकर अच्छी तरह से अध्ययन करके 21 साल तक का उन्होंने समय लिया, अच्छी तरह अध्ययन किया, सभी धर्मों का अध्ययन किया, जितने भी संप्रदाय हैं सबका अध्ययन किया, ताकि किसी की कोई शिकायत ना रह जाए। बाबा साहेब के पास सभी धर्म के लोग आए, सिख भी आए, मुस्लिम भी आए, ईसाई भी आए। तो सबको जवाब देना था कि भाई ऐसा ना हो, कल मैं कोई भी धर्म अपनाऊं तो मैंने कोई भी धर्म क्यों अपनाया, इस बात का जवाब देना चाहिए। और जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनका धर्म मैंने क्यों नहीं अपनाया, इस बात का जवाब देना चाहिए। तो समस्या ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारी समस्याओं का इलाज करने वाले एक डॉक्टर के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुए। लेकिन डॉक्टर का काम तो आपकी समस्या को देखकर, आपकी बीमारी को देखकर, उसको डायग्नोज करके आपको दवा देने का है, लेकिन दवा खाने का जो काम है वो बीमार का है, मरीज़ का है। अगर मरीज़ वो दवा खाए ना तो वो बीमारी कभी दूर नहीं हो पाएगी। इसी तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इलाज हमें देना चाहते हैं, हम उस इलाज से दूर भाग रहे हैं। अभी मैं समाज में बहुत लोगों को ये कहते सुनता हूँ कि संविधान हमारी सभी समस्याओं का हल है, संविधान सब कुछ है, और संविधान खतरे में भी है। अब संविधान को खतरा किससे है? संविधान को खतरा किसी और से नहीं है, संविधान को खतरा हमें हमारे अपनों से है, क्योंकि हम लोग प्रमादी जीवन जी रहे हैं।
बाबा साहेब ने जो मार्ग दिखाया उस पर तो हम अनुसरण कर ही नहीं रहे हैं। फिर संविधान और कानून हमारी सभी समस्याओं का अंतिम हल नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये त्वरित हल है, इंस्टेंट रिलीफ देने वाले। जैसे कि हमें कोई बीमारी हो जाए, कहीं पर शरीर में दर्द हो जाए, तो हम पेन किलर लेते हैं इंस्टेंट रिलीफ के लिए। अब वो पेन किलर जो है हमारे लिए इंस्टेंट रिलीफ तो है, लेकिन समस्या का अल्टीमेट समाधान नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर ये समझते कि मेरे समाज के लिए संविधान में मैंने सब कुछ दे दिया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो मुझे लगता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करते। क्या जरूरत थी बेतलम में और कलेश पैदा करना? लेकिन वे जानते थे कि जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वो मेरे लोगों की समस्याओं का हल नहीं है। मेरे लोगों पर जब जातीय अत्याचार होगा तो वो SC/ST एक्ट में FIR दर्ज कराएंगे, न्यायालय जाएंगे और जिसने अत्याचार किया उसको जेल भेजने का काम करेंगे। बात ठीक है, लेकिन क्या जेल भेजने से अत्याचार करने वाला शांत हो गया, उसका मन शुद्ध हो गया, सुधर गया? नहीं। तो फिर क्या करेगा? रणनीतियाँ बनाएगा। रणनीतियाँ हमारे सामने आई थी कि SC/ST एक्ट में बदलाव करने की रणनीति आई, या ये किन प्रकार अब ये झूठे केस आते हैं, इतने सारे केस अटल हो जाते हैं, ये सारी बातें होंगी। तो बाबा साहेब कहते थे कि मेरे लोगों के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि उन्हें उनके दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म की शरण जा रहे हैं, लेकिन समाज नहीं जा रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि राजस्थान जैसे राज्यों में जातिवाद के बहुत अत्याचार होते हैं। इंद्र मेघवाल का मेरे सामने प्रकरण हुआ। इंद्र मेघवाल के पिता से मैंने बात की। मैंने कहा भाई आपको न्याय मिल गया कि हाँ जी ये मुआवजा मिल गया, वो मुआवजा मिल गया? मैं कहा ठीक है, आपको तो मुआवजा मिल गया, बहुत से लोगों को नौकरी मिल जाती है, वो भी मिल गया, ठीक है। क्या ये अत्याचार उस परिवार के ऊपर हुआ था, इंद्र मेघवाल के ऊपर हुआ था? नहीं, ये अत्याचार समाज के ऊपर हुआ था। तो समाज के ऊपर अत्याचार हुआ तो समाज को क्या मिला? क्या समाज के साथ में न्याय हो गया? नहीं हुआ। तो समाज के साथ में न्याय हो इसके लिए बाबा साहेब क्या कहते हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन से जातीय अत्याचार झेल रहे हैं। तो जब बड़े हुए, पढ़ लिख गए, पावर में आ गए, मंत्री भी बन गए, क्या उन्होंने उस अध्यापक के खिलाफ FIR लिखवाई जिन्होंने उनको शिक्षा देने से इनकार कर दिया? क्या उस नाई के खिलाफ FIR लिखवाई जिन्होंने उनके बाल काटने से इनकार कर दिया? क्या उस गाड़ी वाले के खिलाफ कुछ कार्रवाई की? किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ये लोग अत्याचार नहीं कर रहे थे बाबा साहेब के ऊपर। बाबा साहेब के ऊपर जो है अत्याचार करने वाली व्यवस्था थी। तो बाबा साहेब जानते थे मैं एक अध्यापक, एक नाई, एक गाड़ी चलाने वाले को सजा दिलवाकर अपने समाज के साथ में न्याय नहीं कर सकता। अगर मुझे मेरे समाज के साथ में न्याय करना है तो इस व्यवस्था में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। जब तक मैं इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करता तब तक मेरे समाज का कोई भला होने वाला नहीं। इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन करके उस व्यवस्था को अपनाया। अब ये धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन को लोगों ने प्रतीकों का परिवर्तन करके और बस खाना पूर्ति कर दी। प्रतीकों के परिवर्तन के रूप में मूर्तियों को बदल दिया। पहले किन्हीं मूर्तियों की पूजा करते थे, उनको बदल के अब बाबा साहेब और बुद्ध की मूर्ति आ गई हैं। पहले उनके घरों पर कुछ झंडे लगा करते थे, उनको बदल के कुछ और झंडा लग गया है। कपड़ों में परिवर्तन हो गया है। बस क्या ये वास्तव में धर्म परिवर्तन है जिसके लिए बाबा साहेब ने प्रयास किए, जिसके लिए बुद्ध ने प्रयास किए? बुद्ध कहते हैं कि न परिसन विलोमानी न परिसन कथा कथन अतनो व्यवेक्ष्य कथानी अकथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, यह मत देखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए। लेकिन हमारे स्वभाव में तो ऐसा है ही नहीं। कभी हमने ऐसा किया है क्या? आज तक मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसा किया हो। अगर मुझे किसी ने गाली दी तो मैंने हमेशा उसी को आरोपी ठहराया है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मेरे साथ अन्याय किया। कभी हम अपनी तरफ भी देख लेते कि उसने मुझे गाली क्यों दी। हो सकता है कि उसकी गाली देने का कारण जो है मैं ही हूँ। अगर इतना मैंने देख लिया होता तो शायद मैं उसका प्रतिकार करने के लिए जो मैं सिस्टम अपना रहा हूँ उसको न अपनाता।
कोई मुझे गाली देता है तो मैं भी उसको गाली देता हूँ, उसको गुस्सा करता हूँ, उससे मारपीट करता हूँ। अब तो यही चलता है। लेकिन कभी भी हमने बाबा साहेब की बात नहीं मानी। बाबा साहेब ने रास्ता दिखाया तो बुद्ध की बात नहीं मानी। जिस मार्ग पर चलकर हमारा कल्याण होने वाला है उस मार्ग को हम अपना ही नहीं रहे। आज भी हम लोग जो है बाबा साहेब को यहाँ पर दीप प्रज्वलित हुआ है, बहुत साधुवाद है, फूल माला चढ़ाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, इस तरह से उनका सम्मान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हम ये सब करके उनका सम्मान कर सकते हैं? उनके लोग तो आज भी पिट रहे हैं, छित रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। अभी पूरे समाज का बहुत कम % वर्ग कुछ आर्थिक संपन्न हुआ है। अगर पूरा वर्ग को देखा जाए, जिस वर्ग की बाबा साहेब बात कर रहे हैं, क्या उसको आर्थिक संपन्नता मिली है? लेकिन नहीं। लेकिन जो लोग आर्थिक संपन्न हो गए हैं, अब उन्हें उस वर्ग से क्या लेना देना। अभी पीछे 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, SC कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन कर दिया, उसका बहुत तेज़ी से विरोध होने लगा कि ये तो हमारे लोगों को बांटने की क्रिया है। कैसे बांट दिया? किसने बताया कैसे बांट दिया? किसी ने नहीं बताया कि हम कैसे बट गए। जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता थी कि हमारा रिजर्वेशन, पहली बात तो अभी एक साथी कह रहे थे कि जब तक हम जिंदा हैं हम मरते दम तक आरक्षण को नहीं छोड़ेंगे। क्यों भाई? आरक्षण किस लिए है? आरक्षण का आधार किस लिए क्या है? बाबा साहेब ने क्या आरक्षण जो है इसलिए दिया था कि तुम सबल हो जाओ, अच्छे संपन्न हो जाओ, सारी एबिलिटी तुम्हारे भीतर आ जाएं, तब भी तुम आरक्षण लेते रहो? क्या दूसरे लोग आरक्षण ले रहे हैं क्या? अगर मैं संपन्न हो गया हूँ, मेरे बच्चे संपन्न हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो झोपड़ी झुग्गी में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके पास कुछ साधन नहीं है, क्या उसके लिए नहीं मिलना चाहिए? फिर ये हमेशा हमेशा के लिए बताई गई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारी भावनाओं में ये ऐसे शामिल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है वो आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग वो जो नौकरियों में आएंगे। फिर ये आंदोलन करवाने वाला कौन है, करने वाला कौन है? तो आंदोलन को करवाने वाला एक जो वर्ग है, जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, वो इंस्टिगेट करता है उनको। वो इनको जो है लगातार कहता है कि आंदोलन कीजिए, हमारा ये खतरे में है, हमारा वो खतरे में है। लेकिन जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% लोग आपको दिखाई देंगे, ना तो उनको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, ना उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। लेकिन हम लोग जो है कभी भी समस्याओं पर बड़ी बारीकी से, गंभीरता से उसके मूल में जाकर विचार नहीं करते हैं। 1 अगस्त 2024 को जो आरक्षण पे जो डिसीजन दिया, उसमें जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी NFS की, नॉट फाउंड सूटेबल की जो नीति थी, जो सरकार लेकर आई थी, थैंक यू, जो सरकार लेकर आई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं जिक्र नहीं किया। सबसे बड़ी बीमारी तो वो थी। अगर आपके SC वर्ग में और क्लासिफिकेशन कर दिया, अभी तक मान लीजिए एक चमार वर्ग है, जाटव वर्ग है, उसी को नौकरियां मिल रही थी, उससे कुछ नौकरियां लेके वाल्मीकि समाज दे दी, इसमें क्या बुराई है? लेकिन अगर वाल्मीकि समाज में कोई कैंडिडेट सूटेबल नहीं पाया गया और उसको जो है ऐसा करके और उसको जनरल कर दिया गया सीट को, तो उसमें बुराई है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, ये वेंटिलेटर पे है। इसकी हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि इसने बाबा साहेब के दिखाए हुए मार्ग को अभी तक अपनाया नहीं है और अपने लिए कोई मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहा है, अपने लिए समस्याओं का समाधान नहीं खोज रहा है। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा आदरणीय संघ कि हमें बाबा साहेब के द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है उसको बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि अभी एक साथी बोल रहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहेब ने कहा। लेकिन अगर अंग्रेजी में देखें तो एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज, बस तो नहीं कहूँगा क्योंकि इस पर भी बहुत लंबा लेक्चर हो सकता है। अब ये जो हिंदी में जो कहा गया है और जो अंग्रेजी में जो कहा गया शब्द हैं, इनका अगर मीनिंग देखें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आदरणीय संघ, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्कूल में रखा और वास्तव में आज जो मैं इस प्रोग्राम में आया तो मुझे दिल से खुशी हुई कि हम लोग कितने एक हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और सभी को पता है
कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आज जो रास्ता बनाया, आज हम उनके कारण यहाँ पर एकत्रित हुए। इस फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेंद्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं जितने भी गुरुजन सभी टीचर यहाँ बैठे हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आज हमारी मुख्य अतिथि के रूप में छोटे भाई रविंद्र भारद्वाज जी यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं समस्त टीचर SC/ST यूनियन है फेडरेशन, इनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम में बुलाया और हमारा मान सम्मान किया। देखना, आज सबसे बड़ा खुशी का विषय ये है कि जो टीचर MCD के जो टीचर होते हैं प्राइमरी एजुकेशन देने का काम करते हैं, आपके सामने आपके समक्ष आज एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसको आपने तैयार किया, जिसको आपने प्यार और आशीर्वाद दिया। ओ रविंद्र भारद्वाज जी आज डिप्टी मेयर के रूप में आपके सामने बैठे। सबसे खुशी की बात यह है क्योंकि आप लोगों ने माता पिता के बाद जो प्राइमरी एजुकेशन जो आप लोगों ने दी है, जो शिक्षा दी, जो आपने प्यार और आशीर्वाद दिया, उसी का ये नतीजा है। आप लोगों का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी टीचर फेडरेशन के जो लोग हैं, सुरेंद्र चौधरी जी, राजीव मेहरा जी और शंकर भाई एजन जी, और हमारी गुरु जी बैठे हैं श्री कृष्ण गौड़ जी, हमारे छोटे भाई के ससुर भी हैं, और जितने भी टीचर यहाँ बैठे हैं सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी आपकी समस्या है, मैं छोटे भाई से विनती करूँगा रविंद्र भारद्वाज जी से, जो भी अधिकारियों की से मिलके जितने भी टीचर की जो समस्या है, आप लोग वहाँ ऑफिस में आए। भाई ने बोल दिया कि आपका अपना ऑफिस है, आपका वहाँ पे स्वागत है। जो भी समस्या है मिल बैठ के आप लोगों की दूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।